सोचने वाली बात है, हमारी रोज की जिंदगी में हमारे आसपास फिजिक्स के नियम हर वक्त काम कर रहे होते हैं, चाहे हम उन पर ध्यान दें या ना दें। तो आज चलिए पर्दा उठाते हैं उन्हीं शक्तिशाली अदृश्य बलों से जो हर चीज की गति को कंट्रोल करते हैं। ऐसा तो सबके साथ हुआ होगा, है ना? बस में आराम से बैठे हैं और ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दी और हम सब आगे की तरफ झुक जाते हैं। वो जो एक झटका सा लगता है, कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, इसके पीछे है फिजिक्स। और आज हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए इन रोजमर्रा की घटनाओं के पीछे के साइंस को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो आज का सफर इन 4 पड़ावों से गुजरेगा। पहले हम बात करेंगे चीजों की जिद के बारे में, फिर गति के पीछे का गणित समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे हर धक्का वापस धकेलता है, और आखिर में संवेग की शक्ति को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, चीजों की जिद। अब इसको कोई फैंसी साइंटिफिक नाम देने से पहले बस इतना समझ लीजिए कि हर चीज ना थोड़ी जिद्दी होती है, मतलब वो जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। ये मंजर तो सबने देखा ही होगा, है ना? जब किसी पेड़ की टहनी को जोर से हिलाओ तो पत्ते झड़ जाते हैं। सोचा है क्यों? ऐसा लगता है जैसे टहनी तो हिल गई पर पत्ते पीछे रह गए। क्यों भाई, ऐसी क्या जिद थी उनकी? और बिल्कुल वही चीज होती है जब हम किसी कालीन को डंडे से पीटते हैं, सारी धूल बाहर। यहां भी वही कहानी है, कालीन हिल जाता है लेकिन धूल वो अपनी जगह पर ही रहना चाहती है। इन दोनों बिल्कुल अलग अलग लगने वाली चीजों के पीछे एक ही राज है। तो आखिर वो कौन सा पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो बस के झटके से लेकर कालीन की धूल तक हर चीज को एक्सप्लेन कर देता है? और इसका नाम है जड़त्व, या जिसे इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। ये बस किसी भी चीज की वही जिद है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना करने की। सिंपल सा नियम है, रुकी हुई चीज रुकी रहना चाहती है और चलती हुई चीज बिल्कुल उसी स्पीड और डायरेक्शन में चलती रहना चाहती है। तो अब पिक्चर क्लियर हुई। जब टहनी हिलती है, पत्ते अपनी जगह पर रुके रहने की कोशिश करते हैं और टूट जाते हैं। जब कालीन हिलता है, धूल अपनी जगह रहना चाहती है और बाहर निकल जाती है। और हां, सबसे जरूरी उदाहरण सीट बेल्ट्स। कारों में सीट बेल्ट इसी जड़त्व से बचाने के लिए होते हैं, ताकि अगर कार अचानक रुके तो इनर्शिया हमें आगे की तरफ ना फेंक दे। अच्छा, अब एक सवाल, इनर्शिया यानी ये जिद किस चीज में ज्यादा होती है? ये टेबल देखिए, रबर की बॉल और उतने ही साइज के पत्थर में पत्थर जीतता है। साइकिल और ट्रेन में जाहिर है ट्रेन, और 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के में 5 रुपए का सिक्का। तो पैटर्न क्या है? सिंपल, जिसका मास यानी द्रव्यमान ज्यादा, उसकी जिद भी ज्यादा। इसीलिए ट्रेन को हिलाना साइकिल से कहीं ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि चीजें अपनी जगह से हिलना पसंद नहीं करती। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, गति के पीछे का गणित। मतलब अगर उनकी जिद को तोड़ना ही हो तो क्या करना पड़ेगा? तो अब सवाल ये उठता है, अगर चीजें बदलाव का विरोध करती हैं तो आखिर उस बदलाव को लाने के लिए कितना जोर, कितना बल लगाना पड़ेगा? एग्जैक्टली कितना? और इसका जवाब मिलता है न्यूटन के दूसरे नियम में, एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूला, F = m/a, यानी बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये इक्वेशन ही हमें बताती है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण आपस में कैसे जुड़े हैं। बेसिकली किसी चीज को धक्का देने के लिए कितना बल लगेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि वो चीज कितनी भारी है और उसको कितनी तेजी से गति देनी है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 1500 किलो की एक कार है, ठीक? और उसको रोकने के लिए हमें उसमें 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी मंदन पैदा करना है। तो अब F = ma फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको रोकने के लिए आखिर बल लगेगा कितना। और जब हम मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आता है 2550 न्यूटन। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये एक ठोस नंबर है, बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन। यही तो खूबसूरती है फिजिक्स के नियमों की कि ये कितने सटीक और शक्तिशाली हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, जो पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। ये हिस्सा है हर धक्का वापस धकेलता है। ये हमारे ब्रह्मांड का एक बहुत ही मौलिक नियम है। और ये है न्यूटन का तीसरा नियम, जो कहता है हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आसान शब्दों में, बल कभी अकेला नहीं आता, हमेशा जोड़े में आता है। जब कोई दीवार को धक्का देता है
तो दीवार भी उसे उतने ही बल से वापस धक्का देती है। सरप्राइजिंग है ना, है ना? इसको समझने के लिए चलिए घोड़ा और गाड़ी की इस क्लासिक पहेली को देखते हैं। क्रिया क्या है? घोड़ा जमीन को पीछे धकेलता है। प्रतिक्रिया, जमीन घोड़े को आगे धकेलती है। ठीक है। दूसरी क्रिया, घोड़ा गाड़ी को आगे खींचता है। प्रतिक्रिया, गाड़ी घोड़े को पीछे खींचती है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर हर बल बराबर और विपरीत है तो कोई चीज आगे बढ़ती कैसे है? सब कुछ तो एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए, है ना? फिर गाड़ी चलती कैसे है? इसका राज छिपा है असंतुलित बलों में। गाड़ी इसलिए आगे बढ़ती है क्योंकि घोड़े पर जमीन से लगने वाला आगे का बल गाड़ी पर लगने वाले पीछे के घर्षण बल से ज्यादा होता है। एक बल दूसरे पर हावी हो जाता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के जोड़े अलग अलग चीजों पर काम करते हैं, इसीलिए गति होती है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से पर, संवेग की शक्ति। ये कॉन्सेप्ट द्रव्यमान और वेग दोनों आइडियाज को जोड़कर एक नई और शक्तिशाली चीज बनाता है। तो ये संवेग या मोमेंटम आखिर है क्या? आसान भाषा में ये गति में द्रव्यमान है। इससे ये पता चलता है कि किसी चलती हुई चीज को रोकना कितना मुश्किल है। सोचिए, एक धीरे धीरे चलती हुई ट्रेन का मोमेंटम भी कितना ज्यादा होगा, और वहीं एक तेजी से आती हुई क्रिकेट बॉल का मोमेंटम भी कम नहीं होता, क्योंकि इसमें द्रव्यमान और वेग दोनों मायने रखते हैं। और यहां आता है फिजिक्स का एक और सुनहरा नियम, संवेग संरक्षण का नियम। यह कहता है कि जब भी दो चीजें टकराती हैं तो टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग हमेशा हमेशा बराबर रहता है। कुछ भी हो जाए, ये बदलता नहीं है। राइफल का पीछे हटना इसका परफेक्ट उदाहरण है। सोच के देखिए, गोली चलाने से पहले राइफल और गोली दोनों रुके हुए हैं, कुल संवेग 0। फिर जैसे ही गोली तेजी से आगे निकलती है, उसे एक आगे का संवेग मिलता है। तो इस कुल संवेग को 0 बनाए रखने के लिए भारी राइफल को पीछे की तरफ झटका देना ही पड़ता है। बस यही है संवेग संरक्षण का नियम। तो देखा आपने, चाहे वो बस का एक मामूली सा झटका हो, पेड़ से गिरते पत्ते हों, या एक राइफल का जोरदार झटका, इन सब के पीछे काम कर रहे हैं वही सार्वभौमिक नियम, न्यूटन के 3 नियम। तो अगली बार जब आसपास की दुनिया को गति में देखें तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि इस वक्त हमारी इस दुनिया में कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं